स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत जुर्हे। देश में क्या हुआ है आज दिन भर, देश दिन भर लेकर हम हाजिर हैं और इसमें सबसे पहले खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। बिहार विधानसभा में जहां राजनीतिक दल अपने विपक्षियों से लड़ने की तैयारी में हैं, तो वहीं उससे पहले अपनों से भी उन्हें भिड़ना पड़ रहा है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है रामविलास पासवान की पार्टी के भीतर, जहां उनके दामाद ने पार्टी से बगावत कर दी है। IBN 7 के कैमरे पर वो फूट फूट कर रोए और उन्होंने टिकट बंटवारे में पक्षपात का आरोप भी लगाया। फूट फूट कर रो रहे ये जनाब हैं रामविलास पासवान के दामाद चिराग पासवान के बहनोई। इनका नाम है अनिल कुमार साधु। सीटों के ऐलान के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में लगातार बगावत के सुर उठ रहे हैं। अब रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु ने टिकट बंटवारे में पासवान पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। IBN 7 से खास बातचीत में अनिल कुमार ने कहा है कि जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया उन्हें टिकट नहीं मिला। अनिल कुमार साधु ने रामविलास पासवान को धृतराष्ट्र करार दिया। उन्होंने कहा है कि पासवान को अपने बेटे चिराग के अलावा कोई नहीं दिखता। IBN 7 पर अपना दर्द बयान करते वक्त अनिल कुमार साधु फूट फूट कर रो पड़े। ना अहंकारी हो गया। एक जिला अध्यक्ष बताइए, पालिए कार्यकर्ता गरीब होता है, 500, 1000, 5000 रुपया खर्च उनको पटना आने में लगता है राजधानी में, लेकिन कार्यकर्ताओं से आधा घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 8 घंटा उनको वेट करवाते हैं। ये चिराग पासवान अहंकारी नहीं है तो और क्या है? घर में भी विरोध हो रहे थे, सब चलता रहता है। सर, सुना भी आपके घर में भी विरोध हो रहे थे, सब चलता रहता है। RTI से मिली जानकारी में सामने आया है कि दिल्ली सरकार ने 18 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज खरीदकर उसे 40 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा। दरअसल प्याज की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने जनता को सब्सिडी रेट पर प्याज बेचने का फैसला किया था, जिसके लिए नासिक की SFAC संस्था से करीब 2637 मैट्रिक टन प्याज खरीदा गया था। ये प्याज औसतन 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया था, लेकिन आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जनता को 40 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचा। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसमें किसी तरह के घोटाले से इनकार कर दिया है। ये प्याज दिल्ली सरकार ने नहीं खरीदा, ये भारत सरकार की संस्था है SFAC, उसने ये माल प्रोक्योरमेंट किया है नासिक से और उन्होंने हमें दिल्ली में ये माल 32 रुपये 86 पैसे में हमें दिया है, जिसके बाद ऊपर हमारा 3 रुपये यहाँ दिल्ली का लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा और 4 रुपये जो हमारे FPS दुकानदार हैं जो उसको बेच रहे हैं, 4 रुपये किलो की इसमें कमीशन है। तो टोटल कॉस्ट हमारी इसकी 40 रुपये पड़ रही है और हमने इसमें 10 रुपये की सब्सिडी दी है और 30 रुपये किलो के हिसाब से हम उसको दिल्ली में बेच रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इसमें घोटाला जरूर हुआ है। जिस प्रकार से अब प्याज के परत दर परत खुल रहा है, मालूम पड़ रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला शायद दिल्ली में हो गया है प्याज को लेकर। तो इस तरह से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर अब सस्ते में प्याज खरीदकर उसे महंगे दाम पर बेचने का आरोप लग रहा है, करोड़ों के घोटाले का आरोप लग रहा है। ऐसे में जहां आम आदमी पार्टी इस पर सफाई दे रही है, वहीं विपक्ष इन पर हमलावर है। नासिक से प्याज कम कीमत पर खरीदकर ज्यादा दाम पर बेचने पर विपक्ष ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हल्ला बोल दिया है। नेफेड ने भी सरकार पर निशाना साधा है। ये जितने बिचौलिए हैं जो प्याज ही नहीं हर चीज के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का काम कर रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और बीजेपी की ताकत नहीं है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। 2500 मीट्रिक टन प्याज अलग से प्रिपेयर करने के साथ साथ लगभग 5000 मीट्रिक टन प्याज जो है दोनों संस्थाओं ने दिल्ली के लिए अलग से प्रिपेयर किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि नेफेड ने बार बार दिल्ली की सरकार को आगाह भी किया, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमारे किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह से जब करोड़ों के प्याज में घोटाले का आरोप लगा तो अब आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई दी जा रही है। खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश। SFAC ने महाराष्ट्र से प्याज खरीदी और वहां उसको प्रोक्योर किया और दिल्ली के लिए ट्रांसपोर्ट किया। उसने वहां से प्याज खरीद के हमको दिया और हमने पहले भी जारी किया है सुबह। ये चिट्ठी है SFAC की। SFAC बता रहे हैं कि हमको वो प्याज
₹32.86 पर केजी के हिसाब से दे सकता है, सारा खर्चा जो है। ये केंद्र सरकार ने दिया है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को प्याज दे रही है ₹32.86 के किलो पे, यानी लगभग 33 रुपए किलो पे प्याज दे रही है। तो जहां प्याज के घोटाले पर सियासत दिल्ली में गरमाई हुई है, वहीं आम आदमी डेंगू से परेशान है। अब तक के इस मामले में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर एमसीडी के मेयर अब सीएम के घर पर फॉगिंग करवाने पहुंचे तो उनको अंदर जाने की इजाजत ही इसमें नहीं दी गई। ये है नॉर्थ एमसीडी के मेयर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के अंदर फॉगिंग करवाना चाहते थे, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली, लिहाजा वो बाहर से ही फॉगिंग करवा कर लौट गए। इस बीच दिल्ली में डेंगू अब भी बेकाबू है और अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। केंद्र सरकार भी इस पर नजर रखे हुए है। I'll say that we are inquiring into the cases and it is the state government who is going to give the report, but we are alert on it and we want whatever support is needed from the government of India, Ministry of Health, we are ready to give them. ये हाल है दिल्ली के सरकारी अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय का। हॉस्पिटल में डेंगू का वार्ड भरा हुआ है और मरीज एक के बाद एक वहां पहुंच रहे हैं। इसको 4-5 दिन से पहले भी और बुखार आ रहा था, तो दवाइयाँ से स्टोरों से लेता रहा। ये अब डॉक्टर ने ये कहा था कि भर्ती कर दो। अब वहाँ पे बालाजी नर्सिंग होम में भर्ती किया तो वो बोतलें चढ़ रही हैं और लड़के को भी इसके कोई आराम नहीं आया, फिर दोबारा भर्ती करा। डेंगू के मरीजों को अब भी अस्पताल में बेड लेने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। मरीजों की लंबी कतार है। फीवर केसेस डेली आ रहे हैं, करीब 400 से 500 पेशेंट बच्चे और बड़े मिला के आ जाते हैं और यस पॉजिटिविटी बढ़ गई है। 1 सितंबर के बाद हमारे एकदम सडन इंक्रीज ऑफ केसेस हमें मिला है। करीब 15-20 केस पॉजिटिव रोज आ जाते हैं। उधर खबर पंजाब से, गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG 2 के प्रदर्शन को लेकर के डेरा के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि कई जगह ये फिल्म प्रदर्शित नहीं होने दी जा रही है। ऐसे में उन्होंने रास्ते पर जाम लगाया तो कई जगह ट्रेनें रोकी गई। ये लोग डेरा सच्चा सौदा के समर्थक हैं। उनका आरोप है कि पंजाब में राम रहीम की फिल्म MSG पर बैन नहीं होने के बावजूद कई शहरों में ये फिल्म नहीं दिखाई जा रही। डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों ने पंजाब संगरूर में लुधियाना हिसार ट्रेन को रोका। इसके अलावा पटियाला में चंडीगढ़ संगरूर मुख्य मार्ग पर डेरा प्रेमियों ने जाम लगा दिया। इस बीच आदिवासी मामलों के मंत्री ने कहा है कि इस तरह की फिल्मों पर बैन लगा देना चाहिए। ऐसा टीवी में दर्शाना ये ठीक नहीं है, तो इसलिए इसको बैन करना चाहिए और सेंसर बोर्ड पास करने के बावजूद भी बैन करना चाहिए। पता नहीं कैसे पास हो गया, लेकिन ये ठीक नहीं है। उधर कांग्रेस ने भी इस फिल्म पर पाबंदी की मांग की है और हमारी मांग ये भी है कि सेंसर बोर्ड ने ये सब रहते हुए फिल्म को अनुमति कैसे दी, कौन से सेंसर बोर्ड ने अनुमति दी थी, कौन सदस्यों ने अनुमति दी थी, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और अब खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर पुलिस महकमे में ही एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसे लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अश्लील डांस यहां किया गया और पुलिस वालों ने खुद इसमें हिस्सा लिया और नोट उछाले गए। झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार को विश्वकर्मा पूजा के मौके पर पुलिस अफसरों ने डांसर्स के साथ देर रात तक डांस किया। इतना ही नहीं, प्रोग्राम के दौरान 500-500 रुपए की नोट भी हवा में उड़ाए। आरोप है कि प्रोग्राम के लिए कोलकाता और छत्तीसगढ़ से प्रोफेशनल डांसर्स बुलाई गई थी। जानकारी के मुताबिक प्रोग्राम की शुरुआत तो सही तरीके से हुई थी, लेकिन जैसे ही रात हुई पुलिस अफसर और जवान बहकने लगे। आरोप है कि इस कार्यक्रम में आईपीएस सहित कई दूसरे अफसर और सिपाही स्टेज पर पहुंच गए। मुंह में नोट दबाए इन पुलिस वालों ने भोजपुरी म्यूजिक पर नाचना शुरू कर दिया। मंच पर पुलिस वालों को डांस करते देख एक शख्स उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं रुका। देश दिन भर में कुछ और अहम खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद अब खबर लखनऊ से, जहां पर IBN 7 की एक खबर का असर देखने को मिला है।
जहां एक बुजुर्ग के टाइपराइटर को तोड़ने वाले आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया गया और उसके बाद सरकार की ओर से खुद पीड़ित को नया टाइपराइटर दिया गया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। IBN 7 ने भी इस खबर को जोर शोर से उठाया। उसके बाद हरकत में आया लखनऊ प्रशासन ने बुजुर्ग कृष्ण कुमार के घर जाकर उनको टाइपराइटर दिया। उसके बाद पीड़ित बुजुर्ग ने संतोष जताया। ऐसे कुछ पुलिस वाले हैं जो पुलिस को बदनाम किए हुए, बाकी पुलिस महकमा बदनाम नहीं है, लेकिन एक मछली सारा तालाब गंदा कहती है। ऐसे कुछ लोग हैं जो पुलिस महकमे को बदनाम किए हुए। हाँ, अगर गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई कर दे तो कुछ सुधर जाएंगे लोग। दरअसल कल शाम को हजरतगंज में एक दरोगा ने फुटपाथ पर टाइपिंग का काम कर अपनी आजीविका चलाने वाले 65 साल के बुजुर्ग के टाइपराइटर को तोड़ दिया। उनकी लाख मिन्नतों के बावजूद पुलिस वालों के कानों पर जू नहीं रेंगी। IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। अब समाजवादी पार्टी CM की पीठ थपथपा रही है। इससे अच्छी बात यह है कि श्री अखिलेश यादव जी अगर सोशल मीडिया पे भी कोई कंप्लेंट आती है या दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना बताता है, उस पे तुरंत कार्रवाई करवाते हैं और ये अच्छा उदाहरण जो है बना रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिन के अमेठी दौरे पर हैं और ऐसे में उन्हें कांग्रेस की ओर से मिले नोटिस के बाद उन्होंने पलटवार राहुल पर किया। चुनौती भी दी कि अगर दम है तो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं। वहीं बीजेपी का कहना है कि नोटिस का कानूनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पर स्मृति ईरानी के आरोपों पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने उनको कानूनी नोटिस भेजा है। अपने नोटिस में कांग्रेस ने कहा है कि स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को जमीन कब्जाने वाली पार्टी कहा, जो निहायत गलत है। नोटिस में स्मृति को इस तरह के बयान नहीं देने की चेतावनी दी गई है। नोटिस मिलने के बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर राहुल गांधी में दम हो तो उन्हें जेल भेजकर दिखाएं। मैंने अमेठी के किसानों की हक की लड़ाई लड़ी है तो ऐसे 2 नोटिस मुझे स्वीकार है। अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में दम है तो मुझे सलाखों के पीछे भेजे, जेल के पीछे से भी मैं अमेठी के लिए आवाज उठाती रहूंगी। उधर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि स्मृति ईरानी सिर्फ प्रचार पाने के लिए अमेठी जाती हैं। कांग्रेस के मुताबिक कानून अपना काम करेगी। अमेठी में स्मृति राहुल पर हमलावर थी तो दिल्ली में एक रैली में सोनिया और राहुल ने सीधे केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा। सोनिया तो सीधे सीधे मोदी सरकार को एकता के लिए खतरा भी करार देती नजर आई। दिल्ली की किसान सम्मान रैली में कांग्रेस के नेता हमलावर दिखे। भूमि बिल पर कांग्रेस मान रही है कि मोदी सरकार उसके दबाव में झुक गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने किसानों के बहाने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार कह कांग्रेस उन्हें किसान विरोधी ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप किसान की मदद कीजिए, थोड़ी इनकी बात समझने की कोशिश कीजिए। जहां भी आप इनकी मदद नहीं करोगे वहां आपको कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी, वहां हमारा झंडा दिखाई देगा। मोदी सरकार अपनी आदत के अनुसार खोखली बातें कर रही है। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सूट बूट और सूटकेस की नहीं बल्कि सूझबूझ की सरकार बताना सही रहेगा। राहुल गांधी जी, हमारी सरकार सूटकेस की सरकार नहीं है जो आपकी सरकार थी। हमारी सरकार न सूट बूट की है और न सूटकेस की है, बल्कि सूझबूझ की सरकार है जो देश के विकास की चिंता करती है। रामलीला मैदान से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बोले। मनमोहन ने मौजूदा सरकार पर यूपीए के भूमि अधिग्रहण बिल को हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अगर वो बता पाती तो अपना पता जरूर बताती, अगर पूछ पाती तो ये भी पूछती कि आखिर फुटपाथ पर भगवान भरोसे उसे क्यों छोड़ दिया गया। जी, ऐसी ही घटना दिल्ली के कालका जी मंदिर के पास हुई, जहां एक नवजात मासूम को भगवान भरोसे फुटपाथ पर छोड़कर कोई बेरहम यूं ही चला गया। ये तस्वीरें हैं उस मासूम बच्ची की जिसे सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया गया, यानी उसकी जिंदगी और मौत भगवान के हवाले कर दी गई। लेकिन इसकी किस्मत यहाँ थोड़ी अच्छी थी कि किसी जानवर या फिर बदमाश की नजर पड़ने से पहले 2 लड़कों की नजर इस पर पड़ गई। पता चला है कि कपड़ों में लिपटी इस प्यारी सी मासूम बच्ची को सुबह 6 बजे एक अज्ञात आदमी कालका जी मंदिर के बाहर फुटपाथ पर छोड़कर फरार हो गया। लड़कों ने फौरन पुलिस को सूचित किया। अब पुलिस ने बच्ची को एम्स में भर्ती कराया है। बच्ची को देखकर लगता है कि इसकी पैदाइश चंद दिनों पहले ही हुई है।
बच्ची जिन कपड़ों में लिपटी थी उससे भी ये लगता है कि बच्ची किसी समृद्ध घर से ताल्लुक रखती है। जानकारियों के आधार पर अब पुलिस बच्ची के घर वालों का पता लगाने में जुट गई है। इस बच्ची को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, लेकिन भगवान के दर पर लोग लगातार हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। गणेशोत्सव में बड़ी तादाद में लोग मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से इस उत्सव को मना रहे हैं और बप्पा की आराधना में जुटे हैं। मुंबई में अंधेरी के राजा के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज गणेश चतुर्थी के चौथे दिन भक्त यहां पहुंचे और गणपति बप्पा के दर्शन का लाभ उठाया। वहीं पूरे महाराष्ट्र में 2.5 दिन के महालक्ष्मी पर्व की भी धूमधाम से शुरुआत की गई। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर भी धूमधाम से महालक्ष्मी की पूजा की गई। करीब 150 साल पुरानी ये मूर्ति है मेरे यहाँ और 3 दिन का ये त्यौहार रहता है। पहले दिन महालक्ष्मी का आगमन होता है जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज का दिन जो है उनकी महापूजा होती है और कल का दिन जो होगा उनको विसर्जित उत्थापित किया जाता है। देश दिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसके अलावा भी देश और दुनिया का ताजा हाल देखते रहें IBN 7।